हाय एवरीवन, दिस इज बाबा त्यागी एंड इस वीडियो के अंदर मैं तेरे को एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जॉब कैसे क्रैक करनी है। मैं कौन होता हूँ बताने वाला। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ग्रुप एम में काम कर रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट एजेंसी है। कॉलकॉम देख रहा हूँ फॉर जर्मनी, नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा। इससे पहले मैं मारुति सुजुकी, केटीएम, नेस्ले जैसे क्लाइंट के लिए काम कर चुका हूँ। आई नो एग्जैक्टली कि कैसे अप्लाई करना होता है एंड कैसे अच्छी जॉब्स को क्रैक करना होता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। उसके बाद तेरे को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, सारी चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है, ये कोई 4 मिनट की वीडियो नहीं होने वाली। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि यार हमें जॉब के लिए अप्लाई कहाँ करना है। मैं देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मेरे को टाटा के अंदर जाना है, मेरे को टीसीएस के अंदर जाना है, बट व्हाट इफ आई टेल यू ये लोग हायर ही नहीं करते। अगर हायर करते भी हैं तो ये सैलरीज नहीं देते। रीजन बताता हूँ उसका क्या है, वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। नाउ द नंबर वन थिंग इज कि अप्लाई हम करें कहाँ। दो जगह हैं जहाँ हम कर सकते हैं, एक तो एजेंसी, एक है ब्रांड, कई लोग इसको क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, या फिर आई वुड से स्टार्टअप। तीनों को वन बाय वन समझ लेते हैं। एजेंसी क्या होती है? एजेंसीज के क्लाइंट्स उन लोगों को अपना काम देते हैं। क्लाइंट सोचते हैं यार कि मैं अपनी पूरी टीम बनाऊं मार्केटिंग की, इससे बढ़िया जो लोग ऑलरेडी इस काम को अच्छे से कर रहे हैं उन लोगों को आउटसोर्स कर दो। एजेंसीज को ये ब्रांड्स आउटसोर्स कर दी जाती हैं। जैसे कि इससे पहले जिस एजेंसी के अंदर में था उसके पास मारुति था, ठीक है, और उसके बाद जहां मैं गया उनके पास टाटा, किया एंड ये सारी ब्रांड्स थी। तो ये खुद नहीं करते अपना काम, ये आउटसोर्स कर देते हैं एजेंसीज को। तो एजेंसीज के अंदर तुम जा सकते हो। एजेंसीज में भी कैटेगरी होती है। लेट्स से हम इसको 3 में कर देते हैं, ए बी सी। ए मैं डालता हूँ जो सबसे लार्ज एजेंसीज हैं, जैसे ग्रुप एम वर्ल्ड की बिगेस्ट एजेंसी है, ठीक है, जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। इसमें डेंसू आती है जो कि थर्ड है, पीजीडी, पब्लिसिस्ट ग्रुप, ऐसे ही बहुत सारी एजेंसीज के अंदर आती हैं। अगर आप गूगल करोगे देन यू विल नो। अगर आप देखोगे कि ग्रुप एम के कॉम्पिटिटर कौन है, सारी की सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बी कैटेगरी में आती है जो कि मिड साइज एजेंसी होती है, जो कि उतनी बड़ी नहीं होती। ओके, जैसे कि आपकी एड ग्लोबल है ना, और हाइव माइंड, एआरएम वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये सब मिड साइज एजेंसीज हैं। इसके बाद आता है आपका स्मॉल एजेंसी, जिनके अंदर 30 से भी कम एम्प्लॉइज होते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब भी तू अप्लाई कर रहा है ना, स्पेशली फॉर एजेंसीज, नेवर गो इन दीज एजेंसीज, स्पेशली जो एकदम छोटी एजेंसीज होती हैं। उसका रीजन है, इनके पास ना तो पैसा होता है, ना इनके पास मैन पावर होती है। तेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी चीजें तू ही कर रहा होगा, जो कि हम नहीं कर पाते, और ना हम उनको रिजल्ट डिलीवर कर पाते हैं। हमको ब्लेम करके फायर कर देते हैं। वहां सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें लगता है इंडस्ट्री बेकार है। हर जगह ऐसा ही होता होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, ये कुछ एजेंसीज होती हैं जो कोई भी मुंह उठा के स्टार्ट कर देता है, जिनके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। उनको लगता है कि पैसा बन जाएगा, स्टार्ट कर लिया, किसी को भी हायर कर लिया एंड फायर कर दिया। ठीक है, मिड साइज एजेंसीज बेस्ट है काम करने के लिए। तेरे को अगर सीखना बहुत ज्यादा है एंड मिड साइज एजेंसीज के अंदर जा सकता है। ग्रुप एम, डेंसू, पीजीडी, इन सबके हम आगे बात कर रहे होंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ब्रांड में आ जाती है यार तेरी बड़ी बड़ी जितनी ब्रांड है, जैसे कि बोट, ठीक है, रेजर पे एंड जितनी बड़ी ब्रांड है यार, जो कि अब स्टार्टअप फेज से बाहर निकल चुकी हैं। ठीक है, और अब वो लेट्स से 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं, या फिर 500 करोड़ का रेवेन्यू कर रही हैं। ये सब बड़ी ब्रांड्स होती हैं। स्टार्टअप में तुम लोग जानते ही हो, शार्क टैंक के अंदर आ रहे हैं। मतलब वो लोग अभी अराउंड वही, मतलब 50 लाख मंथ से लेके वही 50 करोड़ तक जो है। ठीक है, ये सारे स्टार्टअप्स के कैटेगरी में आते हैं। ये समझने के बाद अब हमें ये समझना है कि हम कहाँ अप्लाई करें, हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो देखो यार, इसका आंसर ना थोड़ा ब्रॉड है और हम एकदम डीपली जाके समझ रहे होंगे कि किसको कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, सो 2 कैटेगरी के लोग होते हैं जो बोलते हैं यार मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मेरे को नहीं चीजें करनी, मेरे को एक रोड मैप मिल जाए, मेरे को कोई बताने वाला मिल जाए कि ये काम करना है और मैं कर दूंगा। अगर आपकी ये मेंटेलिटी है, आपको लगता है कि यार मेरे को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, मेरे को नहीं जाना सॉल्व करने के लिए, मुझे बता दो, मैं एग्जीक्यूट कर लूंगा, मैं मेहनत कर लूंगा, देन यू शुड गो फॉर एजेंसीज। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। जस्ट अ क्विक अपडेट गाइस, दिस संडे आई एम कंडक्टिंग अ फ्री सेशन फॉर यू, जहां पे मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप नेक्स्ट 90 डेज के अंदर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग जॉब क्रैक कर सकते हो, वो भी हाई पेइंग। ठीक है, and I'll going to give you my exact roadmap, all the strategy and everything. ठीक है, तो if you are interested then link is in the description and you can join. वहीं पे आपका माइंडसेट है कि यार आप एक एक्सप्लोरर की तरह आप फील करते हो कि नहीं, मेरे को तो एक्चुअल मैट्रिक्स को इम्पैक्ट करना है, रियल मैट्रिक्स को इम्पैक्ट करना है। क्या होती है? सेल्स, रेवेन्यू, ब्रांड बनानी है, ब्रांड को हेल्प करना है बड़ा बनने में। ठीक है, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वाला कीड़ा है या फिर इंट्राप्रेन्योर वाला कीड़ा है कि यार मैं खुद का स्टार्ट नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी थ्रिल वाली हो, देन यू शुड एम फॉर स्टार्टअप्स। ब्रांड्स को तुम एजेंसी वाली कैटेगरी में डाल दो, क्योंकि बड़ी ब्रांड्स के बाद वहां पे भी सिस्टम एंड प्रोसेस एकदम बन जाते हैं, तो सेम ही हो जाता है मामला। अब हम समझ रहे होंगे कि मैंने ये बात क्यों बोली। एजेंसी जो होती हैं उनके अंदर पहली बात तो कुछ एजेंसीज हैं जो सिर्फ अगर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एजेंसीज हैं तो वो सिर्फ ऐड चला रही होंगी। ठीक है, उनका काम है ऐड चलाना, प्लेटफॉर्म पे है ही ऑप्टिमाइज करना, कैंपेन्स क्रिएट करना। उनको क्रिएटिव बाहर से मिल जाते हैं, मतलब ब्रांड्स उनको क्रिएटिव देती हैं, ब्रांड उनको स्ट्रैटेजी बताती है, वो इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ग्रुप एम जैसी एजेंसीज का, इनके पास क्रिएटिव टीम अलग है, इनके पास एड्स की टीम अलग है, और इनके पास
ऑपरेशंस की टीम अलग है, इनके पास क्लाइंट सर्विसिंग की टीम अलग है, मतलब क्लाइंट से जो बंदा बात करेगा, तो सारी टीमें अलग अलग है। तुम जाओगे इसमें से किसी एक में, ज्यादातर तुम ऐड वाले में जाओगे, जहाँ तुम गूगल ऐड सीख रहे हो, मेटा ऐड, तो वहीं तुम एग्जीक्यूट कर रहे होगे जाके। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम या फिर आई वुड से किसी के लिए ये एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि एक जो बिजनेस होता है ना, उसकी एक पूरी पाइपलाइन होती है, पूरी पाइपलाइन है जहां पे तुम कस्टमर एक्वायर करने से लेके, मतलब तुम ऐड चलाने से लेके उसको लॉयल कस्टमर बनाने तक कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बीच में कई सारी चीजें होती हैं जिनके ऊपर काम करना होता है। जैसे कि एक तो तुम्हारा हो गया ऐड चलाना, और उसके बाद स्ट्रैटेजी वाला पार्ट आता है। ऐड चलाने का मतलब एग्जीक्यूट करने की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद लैंडिंग पेज पे क्या काम होना चाहिए, आफ्टर लेट्स से सेल्स क्या करना है, एओबी कैसे बढ़ानी है, ठीक है, एलटीवी कैसे बढ़ानी है, रिटेंशन कैसे बढ़ाना है, रिटेंशन रेट मतलब रीपर्चेजिंग रेट कैसे बढ़ाना है कि लोग बार बार खरीदे। तो ये अलग अलग पाइपलाइन है। एजेंसी के अंदर सिर्फ आप इस पे काम कर रहे होगे, वेरी स्पेसिफिक एरिया, जिसके अंदर आपको बोला जाएगा यार यही क्रिएटिव है, यही ऑडियंस है। अब टेक्निकली आप उसको ऑप्टिमाइज करो। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, टेक्निकल एक ऐसी चीज है ना जो हर 6 महीने में चेंज होता है ना, और उसमें कुछ उतना है नहीं। आप टेक्निकली, आप इस एरिया में काम करके आप टेक्निकली साउंड तो बन जाओगे, जल्दी जल्दी एड्स कैसे क्रिएट करने हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, आप मेहनत करना सीख जाओगे, ठीक है। और किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का डेटा भी मिल सकता है एजेंसी के अंदर। जैसे आप हेल्थ केयर में काम कर रहे हो तो आपको पता है CPL कितना आता है, बट क्या वो डेटा एक्यूरेट है? क्योंकि आप लैंडिंग पेज के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपको ये नहीं पता कन्वर्जन रेट क्या है, तो आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है प्लेटफॉर्म पर CPL कितना आया। तो वो भी अपने आप में एक लिमिटेड डेटा है कहीं ना कहीं, ठीक है। पूरा डेटा जानने के लिए हमें पूरे फनल को समझना पड़ता है, पूरे जर्नी को समझना पड़ता है। स्टार्टअप्स के अंदर, यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टार्टअप्स के अंदर आप हर जगह काम कर रहे हो, आप एड पे भी काम कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो यार क्रिएटिव कैसे बनाना है, कौन सा क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एड क्रिएटिव कैसा होना चाहिए। हो सकता है आप सब कुछ ना कर रहे हो, आपका काम यहाँ पे भी कैंपेन बनाना ही है, बट आप टीम से जाके बात कर रहे हो कि यार क्रिएटिव में ऐसा कुछ कर सकते हैं, लैंडिंग पेज में हम A/B टेस्टिंग कर सकते हैं क्या, हेडलाइन बदल सकते हैं, रिव्यूज डाल सकते हैं, आप रिकमेंडेशन दे रहे हो। काम टीम दूसरी करेगी, बट आप इंटरकनेक्टेड हो, आपको पता है कि चल क्या रहा है बिजनेस के अंदर। आपका जो डेवलपमेंट है, आपकी जो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। कि आपको पता है बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हो आप। नाउ आपको पता है कि एक्चुअल मैट्रिक्स इंपैक्ट कैसे होती हैं। अगर इस बिजनेस की सेल्स ऊपर गई तो वो क्यों गई, कौन सी स्ट्रैटेजीज थी जिनकी वजह से गई। अब उसी इन्फॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर के लिए, ठीक है, जब उनके साथ आप काम करोगे। ये चीज मैं आगे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब आप एक्चुअल में एक परफॉर्मेंस मार्केटर हो जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है, नॉट जस्ट अ टेक्निकल पर्सन जो कि सिर्फ जिसको ये पता है कि कैंपेन्स को फास्ट सेटअप कैसे करना है, काम जल्दी कैसे करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एक ब्रांड में काम करने में और एक एजेंसी में काम करने में। यहाँ पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में कि दोनों की ग्रोथ कैसे होती है। एजेंसी हो चाहे स्टार्टअप हो, स्टार्टिंग में आपको वही मिलेगा, 4.5 लाख का आपको ईयरली पैकेज मिलेगा, ठीक है, दोनों में ही। नाउ आपको समझने की क्या जरूरत है यहाँ पे, एजेंसी में जब आप 1.5 साल काम कर लेते तो आपकी ग्रोथ फिक्स है। जब आप दूसरी एजेंसी में जाओगे तो आपको अराउंड मैक्स 40% की हाइक मिलेगी, क्योंकि वो फिक्स है, मार्केट रेट फिक्स है। उसका रीजन है क्योंकि जो आपका इम्पैक्ट है वो ट्रैकेबल नहीं है। यहाँ पे यह कि हाँ मैंने हार्डवर्क किया, मैं इतने कैंपेन बना लेता हूँ, ये वो, और वो पूछते भी यही, एजेंसी वालों को चाहिए भी यही होता है, ठीक है। तो जब आप एजेंसी टू एजेंसी जाओगे आपको 40% मैक्स हाइक मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क यू डिड, जो कि आपको पता ही नहीं है। कोई आप बता ही नहीं सकते कि अगर आपने एक क्लाइंट के ऊपर काम किया उसका इम्पैक्ट क्या रहा क्लाइंट के ऊपर। आप बोलोगे कि 10,000 लीड्स आई, अब आपसे पूछ लेगा 10,000 लीड्स में कितना कन्वर्जन हुआ, यू हैव नो आइडिया। कन्वर्जन रेट कैसे इंक्रीज हुआ आपको पता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहे थे। वहीं पर अगर आप स्टार्टअप के अंदर हो, आपको एग्जैक्टली पता है कि यार मैंने 2 साल यहाँ काम किया तो मैंने क्रिएटिव ये वाले यूज किए, ठीक है, इससे मेरी सेल्स इंपैक्ट हुई, ऑफर मैंने ये वाला यूज किया, स्ट्रैटेजी मैंने ये वाली बनाई, मतलब कौन सा कैंपेन चला, कौन सा नहीं चला, CBO चला, ABO चला, ये सारी टेक्निकल चीज़ है। अब एग्जैक्टली आपको पता है कि आपने कितने % सेल्स अपलिफ्ट की इस ब्रांड की। और दूसरी बात, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन कुकू FM और एस्ट्रोटॉक, अगर एस्ट्रोटॉक 100 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू कर रहा है और उसके अंदर सिर्फ 5 परफॉर्मेंस मार्केटर हैं, तो पूरा श्रेय उन 5 परफॉर्मेंस मार्केटर्स को जाएगा। और कॉम्पिटिटर को पता है कि अगर मेरे को अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट लानी है तो मेरे को उन 5 लोगों को लेके आना है। और उस केस में ग्रोथ का कोई माप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको 200%, 300% हाइक लेते हुए मैंने देखा है। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप जैसे कि अगर आप एजेंसी में रुक गए और 1 साल बाद आपकी हाइक बढ़नी है, वो 8-10% बढ़ाएंगे, मैक्स 20%। स्टार्टअप्स के अंदर मैंने 70, 80, 100% तक बढ़ाते हुए देखा है अपने एम्प्लॉयज का। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि एजेंसी पे कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये भी बहुत तगड़ी इंसाइट है, इसको ध्यान से सुनना। एजेंसी के अंदर जैसे कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जैसे आपका एक क्लाइंट है जिसका स्पेंड 2 करोड़ महीने का है और आपकी एजेंसी 3% लेती है स्पेंड का, यही होता है। तो 2 करोड़ का कितना हो गया, 3%,
इट्स 6 लाख। अब 6 लाख खुद एजेंसी कमा रही है तो एम्प्लॉयज को लिमिटेड दे पाएगी। वहीं पे एक स्टार्टअप है जो कि ईयरली प्रॉफिट कर रहा है 5 करोड़ का और उसके टोटल एम्प्लॉयज ही 50 हैं। तो अगर उन्होंने 50 लाख भी एम्प्लॉयज में बांट दिया या फिर उन्होंने 1 करोड़ भी एम्प्लॉयज में बांट दिया तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एम्प्लॉयज का नंबर छोटा है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ब्रांड एंड प्रोडक्ट साइड में ये बहुत होता है। दैट्स व्हाई आप देखोगे ये प्रोडक्ट साइड कंपनी ज्यादा ऑफर करती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा ऑफर करती हैं इन कंपैरिजन एन एजेंसी और कंसल्टिंग फर्म्स। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू? आई वुड लाइक, मैं चाहता हूं कि अगर आपको बहुत अच्छा करियर बनाना है देन एम फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। बट स्टार्टअप्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे कुछ कंडीशंस हैं गाइस। स्टार्टअप्स का मतलब ये नहीं है कि हर स्टार्टअप की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप्स में भी आपको देखना है कि यार इनका रेवेन्यू कितना है, क्या इनके पास पैसा है भी या नहीं है। इनके पास अगर पैसा ही नहीं है तो ये मेरे को देने में कचकचाएंगे, ये बोलेंगे 1 लाख में मेरे को 10 लाख की सेल ला के दे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म माइंडसेट ही नहीं है उनके पास। क्या उनके पास पैसा है? फंडिंग कहीं से ले रखी है? अगर ले रखी है तो कितनी ले रखी है? एबिटा लेवल पे कितना प्रॉफिट कर रहे हैं ये लोग, मतलब प्रॉफिट कितना है? क्या 1-2% ही प्रॉफिट है क्या? इसका मतलब फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है। अगर एबिटा ज्यादा है, ऐसे आपको समझ में आ गया है यार कंपनी प्रॉफिट बना रही है, इसको दिक्कत नहीं होगी पैसा देने में। टीम मेंबर्स कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही एक परफॉर्मेंस मार्केटर बन के जा रहे हो वहां पे। सीखना तो छोड़ो, आपके ऊपर ही सब कुछ कि तुम्हारा है, तुम ही करता धरता हो, नहीं होगा कुछ। ऑलरेडी उनके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनसे आप सीख पाओ एंड देन यू कैन इवेंचुअली हेल्प देम टू स्केल, ठीक है। आप उनके लिए एक एसेट बन पाओ। फाउंडर्स कौन है, ये सारी चीजें गाइस आपको चेक करनी है। जैसे कि एक इन्वेस्टर देखता है एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, ऐसे ही आपको भी देखना है एक स्टार्टअप में जाने से पहले, जॉब अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ब्रांड साइड और स्टार्टअप के अंदर जाना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस कैटेगरी के अंदर आपको जाना है। क्या आपको एक ऐसे स्टार्टअप के अंदर जाना है जो कि ऐप है या फिर जिनका प्रोडक्ट है? अगर ऐप है या प्रोडक्ट है तो किस कैटेगरी के अंदर है? फाइनेंस के अंदर है, फार्मिंग के अंदर है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, वट एवर। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हो तो आपको देखना है कि यार इनकी कैटेगरी क्या है। क्या ये ब्यूटी कैटेगरी है, हेल्थ है, क्या ये ऑर्गेनिक है? तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, को ये समझना है। जब आपको पता चल गया, जैसे आपको पता चल गया कि यार मेरे को तो फार्मिंग की जो कैटेगरी है उसके अंदर मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड मेरे को इसी के अंदर जाना है, लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट। मार्केटिंग से रिलेटेड जितना भी डेटा अवेलेबल है सब पढ़ लेना है। और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं जो आप कर सकते हो, आपको ऐसी कुछ कंपनीज होंगी उनको उस कैटेगरी में जो आपने डिसाइड किया उनके एम्प्लॉय से जाकर कनेक्ट करो, सेम डोमेन के। बेशक आपको पे क्यों ना करना पड़े, लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट प्रोडक्ट और दैट इंडस्ट्री फ्रॉम द एम्प्लॉयज। उनसे जान लोगे क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे क्रिएटिव परफॉर्म करते हैं, कौन सी अप्रोच लेके आप काम करते हो, सब आपको जान लेना है। नाउ अब आप एकदम अपडेटेड हो, बेशक आपने काम नहीं किया बट आपको सब पता है उस डोमेन के बारे में। नाउ आपको क्या करना है, एक तो ओल्ड मेथड है जिसमें आप लिंक्डइन पे जो डायरेक्ट अप्लाई होता है वहां से अप्लाई कर सकते हो, naukri.com। बट स्टार्टअप्स के अंदर प्रॉब्लम ये ना कि कई बार ये लोग अपनी जॉब पोस्टिंग डालते ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है वो है आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब होता है कि आपको रीच आउट करना है उनको। रीच आउट आप कैसे कर सकते हो? इजीली आजकल फाउंडर्स की ईमेल अवेलेबल है, कोल्ड ईमेल करो। लोग बोलते हैं कोल्ड ईमेल काम नहीं करती क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं है करना। जब आप इस पूरी प्रोसेस के साथ जाओगे ना, जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में सब जान लोगे, आपको एक्चुअल में पता है कि आप कैसे उनके बिजनेस के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप उनको बताओ मेल के अंदर के क्यों आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं, अगर आप इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, अगर आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, लोगों से बात करोगे एंड इफ यू हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट दैट इंडस्ट्री, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल यार कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल ना होगा आपका इंटरव्यू शेड्यूल। आप 10, 20, 30 जगह अप्लाई करो। पॉइंट नंबर 2, आपका जो सीवी होना चाहिए वो टेलर्ड होना चाहिए। टेलर्ड का मतलब है कि हर एक जगह सेम सीवी नहीं चिपका देना। आपको देखना पड़ेगा कि यार अगर मैं इस डोमेन में जा रहा हूँ तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप डालो अपने सीवी के अंदर कि आपने क्या क्या किया है, आपने क्या क्या सीखा है। इसके बाद आप रेफरल्स, जैसा कि मैंने बोला कि जब आप उन एम्प्लॉय से कनेक्ट करोगे और उनको पे करोगे उनके आर के बेसिस पे, क्योंकि हर इंसान आपको फ्री में टाइम तो देगा नहीं। सीखने के बाद, प्रॉपर लर्न करने के बाद, आप एग्जैक्टली उस इंडस्ट्री के बारे में जानने के बाद आप उनको रेफरल के लिए बोल सकते हो कि यार अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन है या फिर कुछ इंटर्न्स वगैरह को हायर कर रहे हैं, ट्रेनीज, एग्जीक्यूटिव को हायर कर रहे हैं, सो कैन यू रेफर मी। एंड नाउ आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो आपको रेफर करेंगे क्योंकि आपका कनेक्शन अब उनके साथ बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। इट वर्क्स गाइस। सो दिस इज दीज आर द बेस्ट स्टडीज। कोल्ड ईमेल्स करो, आप उनको डायरेक्ट मैसेज करो लिंक्डइन के ऊपर, फाउंडर्स को, सीएमओस को, एचआरस को, एंड एक्सप्लेन योर वर्थ टू देम। इफ यू कैन देन बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन। डोंट जस्ट गिव ज्ञान,
एक्सप्लेन कि यार आप उस इंडस्ट्री के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो, आप उस कंपनी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो, आप फाउंडर के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत अच्छा तरीका है आज के टाइम पे जॉब लेने का, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू वेज गाइस टू अप्लाई एंड लाइक यही मेरा फॉर्मेट है, यही मैं करता हूँ, यही मैंने अपनी जर्नी में किया है। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड गाइस। लाइक जितनी भी मेरे पे इन्फॉर्मेशन थी कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको दे दी है, एंड जो भी एडिशनल चीज़ें होंगी वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।